ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर देखा करिएगा। मिसाल बनेगी रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां। और आप देखते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हों, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। तो आप देखिए, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा रक्षा सामग्री की आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया है। ऐसे स्वर पहले भी उठते रहे हैं। और हालांकि आप देखते हैं कुछ दिनों पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता स्वदेशी हथियारों की रक्षा की क्षमता एवं मेक इन इंडिया तकनीक के महत्व को रेखांकित करती है। चलिए आप लोग बताइए, मेक इन इंडिया ये कब शुरुआत हुई थी और मन की बात कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी? रक्षा मंत्री भी रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की व्यापक भूमिका की बात कह चुके हैं। और इसमें संदेह नहीं है कि 2018 से ही भारतीय रक्षा उत्पादन उद्योग तेजी से बढ़ा है, लेकिन उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित बनी हुई है। और यह सही समय है कि इसका दायरा बढ़ाया जाए। अमेरिका आधुनिक सैन्य औद्योगिक जुगलबंदी का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की मेहरबानी से है। एक समय अमेरिका की सामरिक जरूरतों की पूर्ति सरकारी उद्यमों से होती थी। करीब 68% नौसैनिक जहाज सरकारी यार्ड में बनते थे। प्रमुख रक्षा तकनीक मुख्यतः ब्रिटेन से आयात होती थी। 19वीं सदी के आखिरी वक्त में निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में आगमन से ने वहां रक्षा उत्पादन के पूरे समीकरण बढ़ डाले। और इन कंपनियों ने आधुनिक तकनीक में निवेश बढ़ाकर आप देखते हैं कि औद्योगिक लॉबी बनाकर रक्षा उत्पादन को नए आयाम दिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ, तब निजी क्षेत्र उसकी रीढ़ बन चुका था। और आप देखते हैं कि भारत में वाहन निर्माण से लेकर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ती अतागत में निजी क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उत्पादन उपक्रमों ने भी अपनी विश्वसनीयता अर्जित की है। हाल के वर्षों में उसका प्रदर्शन और बेहतर हुआ है, लेकिन वे मुख्य रूप से लाइसेंस उत्पादन प्रणाली पर काम करते हैं। और इस प्रणाली में उत्पादन की मात्रा, उसकी गति एवं सामरिक स्वायत्तता के मोर्चे पर अपनी कुछ सीमाएं हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने इस आवश्यकता को नए सिरे से रेखांकित किया है कि भारत के समक्ष उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के निराकरण के लिए एक सक्षम स्वदेशी इनोवेटिव इकोसिस्टम का विकास करना होगा। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX जैसी पहल ने दर्शाया कि भारतीय तकनीकी वैश्विक मानकों की बराबरी करने और कई मामलों में उनसे 21 साबित हो सकती है। उनसे न केवल समूची प्रक्रिया की गति तेज हो सकती है, बल्कि उत्पादन लागत भी किफायती रहेगी। अतीत में आप देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अपनाए गए लाइसेंस उत्पादन या फिर आयात आधारित मॉडल के उलट स्वदेशी नवाचार सामरिक बढ़त के साथ ही वास्तविक आत्मनिर्भरता का आधार बनता है। भारत का रक्षा नवाचार एवं उत्पादन लंबे समय से तकनीकी हस्तांतरण पर निर्भर रहा है। ऐसे अनुबंध विदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में कहीं अधिक झुके होते हैं। दूसरे देश केवल सीमित एवं मूलभूत तकनीक की ही साझा करते हैं और अहम तकनीक के साथ कलपुर्जों आदि के मामले में फंसाए रखते हैं। इससे संबंधित प्रणालियों के रखरखाव से लेकर उन्हें उन्नत करने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। ऐसे में रक्षा करार बहुत महंगे होने के साथ ही अनाप शनाप शर्तों से बंधे होते हैं। पिछले कुछ समय में रक्षा उत्पादन प्रणाली में निजी क्षेत्र की सहभागिता खासी तेजी से बढ़ी है। आज देश में आप देखिए 10,000 से अधिक MSME, 2000 डिफेंस स्टार्टअप्स और 500 स्पेस स्टार्टअप्स का समूह रक्षा उत्पादन को परवान चढ़ाने के लिए तत्पर दिख रहा है। और आप देखते हैं कि 2017-18 में निजी क्षेत्र का जो रक्षा निर्यात 400 करोड़ का था, वह 2024-25 में बढ़कर 4,000 करोड़ रुपए हो गया है। नए नए खिलाड़ी रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के लिए आगे आ रहे हैं। रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी पर है। वेंचर कैपिटलिस्ट रक्षा से जुड़े स्टार्टअप पर धन वर्षा से संकोच नहीं कर रहे हैं। और यह सब इस क्षेत्र की क्षमताओं और उसमें निवेशकों की बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि निजी क्षेत्र ही देश के रक्षा उत्पादन उद्योग में तेजी का नेतृत्व करने जा रहा है। कई मोर्चों पर अपनी सीमाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र से उलट निजी क्षेत्र लाभ एवं परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर काम करता है, जो नवाचार एवं तकनीकी विकास को गति देता है। चूंकि रक्षा उत्पादन में कई बड़े खिलाड़ी रुचि ले रहे हैं, इसलिए इस मोर्चे पर ऊंचा निवेश संभव है। और इसके जरिए भारी हेलीकॉप्टर, जेट इंजन, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, रक्षा केंद्रित AI और सामरिक सामग्री के
स्वदेशी एवं समयबद्ध उत्पादन की आशा बंधी है। निजी कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए विलय एवं अधिग्रहण जैसी बाजार संचालित रणनीतियों से भी परहेज नहीं करती है। सरकारी नीति भी निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले रक्षा उत्पादन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे रही है। रक्षा पूंजीगत बजट में 75% को घरेलू खरीद के लिए निर्धारित किया गया, और जिसमें आप देखिए जिसमें से 25% निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित है। बजट में शोध एवं विकास यानी R&D संबंधी गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के उपाय किए गए। कई प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों में इस आशय से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। इस संदर्भ में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही निर्यात की संभावना भी तलाशी जा रही। निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं कुछ आप, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। वैश्विक रक्षा एवं विमानन बाजार पर कुछ देशों की चुनिंदा कंपनियों का ही दबदबा रहा है, बाकी दुनिया उन्हीं पर निर्भर रही है। अब सशक्त नीतिगत समर्थन एवं बढ़ती मांग ने भारत के लिए व्यापक अवसरों के द्वार खोले। टाटा समूह देश में परिवहन विमान निर्माण की विदेश दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तो एयरबस जैसी दिग्गज कंपनी भी देश में उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है। यह एरोस्पेस क्षेत्र में देश की ऊंची छलांग हो सकती है। भारतीय निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के लिए यह सही समय है। वे अवसरों को बनाकर स्वयं को अत्याधुनिक एवं प्रभावी तकनीकों के सक्षम आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करें। रक्षा सचिव रहे लेखक वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। इनका नाम क्या है? अजय कुमार। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। देश हित पर भारी पड़ते दलगत हित, यह दुखद और शर्मनाक है कि कुछ नेता भारत की भलाई की जानबूझकर अनदेखी करना पसंद कर रहे हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए अभी हमारा जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था ना विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर के औचित्य को बताने के लिए, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमारे देश की राजनीति तो खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि अगर हमारे सैनिक शहीद होते हैं ना तो उस पर भी राजनीति होती है, और राजनेता हमारी राजनीतिक पार्टियां एक पे 11 हैं। आप लोगों को इनके बारे में पढ़ना है, इस आर्टिकल के बारे में, तो पढ़ लीजिए, और इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। अस्तित्व का बोध, आज मनुष्य तमाम व्याधियों से पीड़ित परेशान है। जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध नहीं कर लेता तब तक स्वास्थ्य की समस्या भी नहीं सुलझा सकता। सारी बीमारियां मिथ्या दृष्टिकोणों से जुड़ी हैं, और जब तक मिथ्या दृष्टि समाप्त नहीं होती है तब तक दुख समाप्त नहीं हो सकते। दुखों को समाप्त करने का एकमात्र साधन है सत्य एवं अस्तित्व की उपलब्धि, तभी सभी दुखों से मुक्ति संभव है। इस क्रम में जब हम प्रकृति की ऊर्जा से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं तब समझ आता है कि वर्तमान दुख, रोग या फिर विपत्तियां जीवन का अंत नहीं है, बल्कि समय का एक उतार चढ़ाव है। इसके लिए वर्तमान को स्वीकारना सीखें। बुद्ध ने कहा, जब जो होना निश्चित है वह होता ही है, और आपके चाहने या ना चाहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यदि आप उसे स्वीकार लेते हैं तो आपकी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और अपने दुखों के उन्मूलन में वही सक्षम होते हैं जो सत्य से साक्षात्कार कर पाते हैं। संभव है कि पत्तों और फूलों को तोड़कर कोई यह मान ले कि पूरा वृक्ष ही समाप्त कर दिया, लेकिन यह भ्रांति है। फूलों, फलों और पत्तों को तोड़ने मात्र से वृक्ष का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार हमें भी अपने दुखों की जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा, तभी दुख समाप्त हो सकेंगे। इसके लिए योग और ध्यान की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान का यह उपक्रम है वह केवल आरोग्यता के लिए ही नहीं अपितु भीतरी भाव का पर्यावरण बदलने का भी प्रभाव माध्यम है। ध्यान सबसे अधिक मूल्यवान इसलिए है क्योंकि इससे हमें अपने अस्तित्व का बोध होता है। जब तक अस्तित्व का बोध नहीं होता है तब तक सभी प्रश्न जटिल बने रहेंगे। याद रहे कि हमारा हर डर, चिंता, रोग, दुख, कुंठा एवं असंतुलन और कुछ नहीं हमारे खुद पर किए गए भरोसे की कमी है। ध्यान से ही हमारा स्वयं पर विश्वास बढ़ता है। एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए, अभी हाल ही की एक घटना है, भोपाल की, MP की है, कि मां ने बच्चे को मोबाइल चलाने से रोका, वो जाके तालाब में डूब गया। आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं कह रहा हूं कि अपने आप से मिलने का, कि हम सच में गलत हैं, अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं बची हो। थोड़ी छोटी छोटी बातों पर आप देखते हैं कि अपनी जो जीवन लीला है उसे खत्म कर दे रहा है। मैं कहता हूं कि अपने आप से योग की बात करते हैं ना, ध्यान की बात करते हैं, अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि मॉक टेस्ट दिया करिएगा। मॉक टेस्ट देने से क्या रहता है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा तो समझदार बनिए, मैं कहता हूं थोड़ा तो अपने दिमाग का उपयोग करिए, समझ रहे। ये आप देख लीजिए, कांग्रेस का भी चित्र भी है, छोड़िए ना यार। और देखिए अंततः नियमित कुलपति, अंततः 1971 में स्थापित हिमाचल प्रदेश की विश्वविद्यालय शिमला को नियमित कुलपति प्राप्त हुआ है। सामान्यतः किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नीतिगत निर्णय बेशक हो एक स्थापित प्रक्रिया का भाग होता है जिसे बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता है।
किंतु यह विषय कुछ हटकर रहा है और भौतिक शास्त्र के विद्वान डॉक्टर महावीर सिंह के रूप में विश्वविद्यालय को 3 वर्ष बाद नियमित कुलपति मिला है। यह ठीक है, कुलपति का चयन औपचारिक रूप से कुलाधिपति यानी राज्यपाल करते हैं, किंतु कई राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत व्यवहार में अब यह चयन सरकार यानी मुख्यमंत्री करते हैं। अच्छी बात है यह है कि देर से ही सही सहमति बनी, अन्यथा कई प्रदेशों में यह भी टकराहट का विषय बना रहा है। कई बार प्रश्न उठते हैं कि किसी समय एक ग्रेड रहे विश्वविद्यालय को 3 वर्ष से उधार के कुलपति ही क्यों चला रहे हैं। और आप देखते हैं कि कार्यवाहक कुलपति भी बहुत मुक्त इसलिए नहीं थे क्योंकि वह केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के नियमित कुलपति थे। अच्छा यह है कि सरकारी स्कूल में पढ़कर जिस विश्वविद्यालय को डॉक्टर महावीर सिंह बतौर आचार्य सींच रहे थे, अब उसी को कुलपति बनाए गए हैं। ऐसे पदों पर पसंद या नापसंद के बजाय गुणवत्ता उपयोगिता को ही महत्व मिलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन और राज्य सचिवालय में विश्वविद्यालय के हित में ऐसा ही किया भी है। आशा करनी चाहिए कि उच्च शिक्षा का यह केंद्र नई ऊंचाइयां हासिल करे और शिक्षा में मैं कहता हूं कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। पर्यावरण संरक्षण की धार्मिक दृष्टि और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बताइए आप लोग? 5 जून को क्या मनाया जाता है? प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना वर्तमान युग की सबसे बड़ी चुनौती है। वास्तव में औद्योगिकरण, शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया। पर्यावरण संरक्षण की यह आवश्यकता केवल वैज्ञानिक या तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विमर्श के अंतर्गत भी समझना आवश्यक है। धर्मों ने सदियों से प्रकृति के प्रति करुणा, संरक्षण और संतुलन की बात की है। उनकी शिक्षाएं आज के पर्यावरण संकट के समाधान के लिए मूल्यवान मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। आपने सुना होगा कि पीपल के पक्ष में कोई कहता है कि भूत रहता है, कोई कहता है भगवान रहता है, कोई कहता है कोई और देवता रहता है। आप देखिए वैज्ञानिक दृष्टि क्या कहती है इसमें कि वो ऑक्सीजन देता है सबसे ज्यादा और 24 घंटे देता है, यानी कि उसे रोकने के लिए उपाय आप देखिए धार्मिक दृष्टि में भी किए गए, धार्मिक महत्व भी है उसका, और आप देखते हैं कि पर्यावरण विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा अगर जुताई करते हैं किसान तो सबसे पहले धरती माता के पैर छूते हैं, आप समझ रहे हो, उनसे विनती करते हैं। हमारे देश में आप देखते हैं नदियों की पूजा होती है, हमारे देश में पेड़ पक्षी जो भी जीव जंतु है सबकी पूजा होती है। आप देखते हैं एक तरह से पर्यावरण में संतुलन बना रहे, पर्यावरण की रक्षा होती रहे। दरअसल दुनिया के कमोबेश सभी धर्मों के मूल में पर्यावरण संरक्षण की भावना गहराई से निहित है। हिंदू धर्म प्रकृति पूजा की परंपरा से जुड़ा है, जहां नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, जानवरों से लेकर सूर्य और चंद्रमा तक को देवतुल्य मानकर पूजे जाने की परंपरा आज भी कायम रही है। हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, गीता और महाकाव्य भी प्रकृति के प्रति श्रद्धा और संरक्षण की प्रेरणा देते हैं। ये ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की सनातन चेतना को भी सशक्त आधार प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म से उत्पन्न बौद्ध और जैन धर्म भी प्रकृति संरक्षण की विचार की पर बल देते हैं। महावीर के पंच महावीर के अंतर्गत अहिंसा का सिद्धांत हर जीव के प्रति करुणा और दया का भाव रखने की सीख देता है। और आप देखते हैं कि जबकि अपरिग्रह का सिद्धांत संसाधनों के अनावश्यक उपभोग को रोकने पर बल देता है। अस्तेय का सिद्धांत किसी दूसरे का हक न छीनने की भावना पर केंद्रित है, जो अंततः पर्यावरण संरक्षण की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा बोध गया में बोधि वृक्ष पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्ति की घटना और सारनाथ में एक पेड़ के नीचे प्रथम उपदेश देने की घटना प्रकृति से गहरे जुड़ाव का संदेश देती है। बुद्ध दर्शन में निहित अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया की भावना पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देती है। वास्तव में सिख, बहाई समेत दुनिया के समस्त धर्म, उनके प्रमुख धर्म ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण का भाव समाहित है। अगर आपको उसका सही से अनुसरण किया जाए तो सतत विकास का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। बहरहाल धर्म चाहे कोई भी हो, वह प्रकृति के साथ संतुलन और सह अस्तित्व का ही संदेश देता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है कि विभिन्न धर्मों के प्रमुख गुरु अपने अनुयायियों से इस महत्वपूर्ण कर्तव्य की अपील करें। प्रकृति के बीच स्थायी समरसता स्थापित करके ही जीवन को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण को धार्मिक कृत्य से जोड़ने से यह कार्य सरल हो सकता है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख सकते हो। चौथी बड़ी आर्थिकी बनने के मायने हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातें हो रही है ना। तो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था अब जापान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वर्तमान में अमेरिका, चीन और जर्मनी हमसे आगे हैं।
अनुमान है कि 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक वातावरण में अनिश्चितता, अस्थिरता, मंदी, युद्ध, आतंकवाद, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद देश का सकल घरेलू उत्पाद 6 से 7% के बीच बढ़ रहा है। G7, G20 और ब्रिक्स देशों की औसत विकास दर से अधिक है। इनके बारे में जरूर याद रखिए, इस तरह के संगठनों के बारे में। अगर हम लोग G7 की बात करें, किसकी बात हो रही है? ग्रुप 7 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें आप देखते हैं कि आपका कौन कौन शामिल है। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें G20 की, ग्रुप 20 की बात हो रही है। इसकी स्थापना 26 सितंबर कब हुई थी? 1999 में हुई थी ना। और आप देखते हैं कि इसमें अगर हम मेंबर की बात करें तो आप देखते हैं कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें, किसकी बात करें? ब्रिक्स की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी। इसमें आप देखिए कौन कौन मेंबर हैं। आप देखेंगे कि आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिल जाएगा। अधिकांश विकसित देशों की विकास दर 1 से 3% के बीच है। जापान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से गिरावट की स्थिति में है। 2010 में जापान की अर्थव्यवस्था का आकार 6 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर था, जो अब घटकर 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आ गया है। जापान की आबादी पिछले 14 वर्षों में लगातार घट रही है। वर्तमान में इसकी कुल आबादी 12.3 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5,50,000 कम है। देश की अप्रवासन नीति ऐसी है जो बाहर के लोग आसानी से जापान में आकर बस नहीं सकते हैं। वहां बूढ़ों की आबादी बढ़ रही है, जन्म दर में कमी आ रही है, नव युवकों की संख्या घट रही है, काम करने के लिए श्रमिकों की कमी हो रही है और जिससे उसके उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। पिछले वर्ष तक जापान दुनिया का सबसे बड़ा करदाता देश रहा है, लेकिन इस वर्ष जर्मनी ने यह स्थान ले लिया। जर्मनी की विकास दर 2025 के लिए 0.10% और अमेरिका की विकास दर 1.10% अनुमानित है। और चीन की विकास दर जो 1953 से 2023 के बीच 8% से कुछ अधिक रही, अब वह 5% के आसपास है। चीन में आर्थिक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को व्यापार करने की सुविधा और वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1970 में से तेज हो गई थी, जबकि भारत में यह प्रक्रिया 1990 में शुरू हुई। चीन की अनैतिक व्यापार नीति डंपिंग ने उसके उत्पादों को वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़त दिलाई। अब वैश्विक कंपनियों का चीन से मोहभंग हो रहा है और वे भारत में अपने उद्योग लगाने में रुचि ले रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में भारत का योगदान करीब आप देखते हैं 16% पहुंच गया है। यह दुनिया का स्टार परफॉर्मर बन गया है। भारत विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। उत्पादन में आत्मनिर्भरता, आधारभूत संरचनाओं, रेल, सड़क और वायु यातायात का तेजी से विस्तार, निर्यात में चाय, कॉफी, कृषि उत्पाद, कपड़े और आभूषण के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, तकनीकी उत्पाद, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटो, फार्मा, मोबाइल, रक्षा जैसे उत्पादों की बढ़ती भागीदारी, कृषि और छोटे उद्योगों के आधुनिकीकरण, वित्तीय सहायता, उद्योगों के प्रोत्साहन का नीति PLI, उत्पादन और निर्माण में सरकारी और निजी सहयोग, व्यापारिक नियमन का सरलीकरण, कौशल विकास, तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा का विस्तार एवं गुणवत्ता में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने के प्रयास हैं। 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, औपनिवेशिक कानून की जगह नए कानून, संस्थागत सुधार, घाटे के बजट एवं महंगाई पर नियंत्रण, कर के दायरे में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने और GST की व्यवस्था आदि आप देखते हैं कि क्या देशों की आर्थिक गति देने में सहायक हुए। मेड इन इंडिया में आधारभूत एवं भारी उद्योगों के साथ साथ रक्षा उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जो एक दशक में 30 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 1.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। औद्योगिक विकास की इस महत्वाकांक्षी योजना में निवेश के लिए अब तक 2,40,000 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। देश में 2014 से 2024 के बीच कुल 667 अरब डॉलर का सीधा विदेशी निवेश FDI हो चुका है। और आप देखते हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सेमीकंडक्टर उत्पादन की यूनिट स्थापित की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ गया है और घर घर में सौर ऊर्जा की योजना को सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है। भारतमाला, सागरमाला, स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं ने आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति दी। भारत का सड़क नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो अमेरिका के 68 लाख किलोमीटर के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन 52 लाख किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर। वंदे भारत जैसे ट्रेनों के साथ भारत तीव्र गति रेलों के युग में प्रवेश कर चुका है। पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 2013 में विश्व में 10वें स्थान पर था, अब करीब 690 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर हो गया।
और हालांकि विश्व की अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर आने के बावजूद भारत अभी भी अधिकांश विकसित देशों की तुलना में कई महत्वपूर्ण मानदंडों पर पीछे है। जिस आधार पर भारत को यह स्थान मिला है उसमें वह अपने से अधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन से बहुत पीछे और जर्मनी की तुलना में थोड़ा पीछे है। इन तीनों देशों की जीडीपी क्रमशः 30.5%, 19.2% और 4.7 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर से भी कुछ है कम है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से तो यह और भी कम है। औसत अमेरिकी वार्षिक आमदनी 89,000 डॉलर, चीन की 14,000 डॉलर और जर्मनी की 55,000 डॉलर है, जबकि भारत की आमदनी 3,000 डॉलर से भी कम है। और हालांकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुसार यदि जीडीपी का आकलन क्रय शक्ति की समानता पीपीपी के आधार पर किया जाए तो इतना अंतर नहीं रह जाता। भारत की जीडीपी इस पैमाने पर 15 ट्रिलियन डॉलर पर आ जाती है, जो अमेरिका का आधा है। और देखिए, अगर हम बात करें किसकी, नीति आयोग की, तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में जो औसत आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं और जीवन स्तर आदि दर्शाता है, भारत अभी भी 193 देशों में 130वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका और चीन और जर्मनी क्रमशः 17वें, 78वें और 6ठे स्थान पर है। और व्यापार आप देखते हैं कि करने की सहूलियत के सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर, जो अन्य विकसित देशों की अपेक्षा कम है। यह भी 10 वर्ष पूर्व वह 142वें स्थान पर था। शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति होने वाला खर्च भारत में अधिकांश विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है, किंतु भारत में विज्ञान, तकनीक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गणित, प्रबंधन और कानून, समाजशास्त्र और राजनीति, मेडिकल साइंसेस आदि में प्रशिक्षित प्रवासी भारतीय अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। वहाँ की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन व्यवस्था में उनका सराहनीय योगदान है। 2047 तक भारत का लक्ष्य सभी मापदंडों पर विकसित देशों के समक्ष आ जाने का है। यह लक्ष्य इसकी पहुंच से के बाहर नहीं है। और आप देखते हैं कि भारत की राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। भारत की समग्र वार्षिक विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% है। आर्थिक समीक्षा की स्पष्ट मत है कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए कम से कम एक दशक तक 8% की सतत विकास वार्षिक वृद्धि दर जरूरी है। वर्तमान दर से यह प्रतीत होता है कि भारत सही दिशा में तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी गति अभी धीमी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के अनुसार भारत अब निम्न मुद्रास्फीति और स्थिरता के दौर में प्रवेश कर रहा है, जो निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। परंतु स्थिरता का दूसरा पहलू यह है कि इसमें वृद्धि की गति भी ठहर सकती है। भारत के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी जनसंख्या लाभांश का पूरा लाभ कैसे उठाए। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। जो युवा जनसंख्या, इसका फायदा भारत कैसे उठाए, क्योंकि आप देखते हैं अगर फायदा नहीं उठाएगा तो आगे चलकर यही बूढ़ी होगी आबादी, फिर नुकसान भी होगा, उससे पर खर्च तो करना पड़ेगा ना। इसके अलावा नीति निर्माण में पारदर्शिता और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का भी महत्व है। इसी के साथ भारत की कर संरचना, बैंकिंग प्रणाली और एमएसएमई, छोटे और मध्यम उद्योग क्षेत्र में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीनी स्तर पर ले जाए। नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति, ग्रीन अर्थव्यवस्था और डिजिटल भारत जैसे अभियानों को वास्तविक उत्पादन और रोजगार से जोड़ना होगा। साथ ही भारत की वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी को और अधिक रणनीतिक और प्रभावशाली बनाना होगा। व्यापार समझौते, निर्यात नीति और विदेशी निवेश के क्षेत्र में दृढ़ता से कार्य करना आवश्यक है। घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक मजबूत निर्यात ढांचा भी भारत को 8% की आवश्यक वृद्धि दर दिलाने में सहायक हो सकता है। सरकार, नीति निर्माताओं और नागरिकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की विकास यात्रा केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि वह जीवन स्तर, सामाजिक समावेशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मानकों पर भी खरा उतरे। केवल जीडीपी की दरें नहीं, बल्कि मानव विकास सूचकांक, समावेशिता और नागरिक संतोष भी हमारी प्रगति के वास्तविक मानदंड होने चाहिए। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि अगर आप शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, उन्हें एक तरह से पढ़ाएं लिखाएंगे, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देंगे, तो वही आगे चल के कमाऊ बनेंगे। और आप देखिए, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होगी, तो वही बोझ भी बनेंगे आगे चल के। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसलिए तो लिए कहते हैं रिसर्च में, शिक्षा में खर्च होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों का एक जैसा हाल है, छोड़िए ना। बाल हित में सराहनीय पहल, ये क्या पहल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो आप देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए
ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सीबीएसई ने अपने संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अपने परिसर में शुगर बोर्ड की स्थापना करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों द्वारा शर्करा के सेवन पर निगरानी रखना, आवश्यकता से अधिक सेवन होने पर उसे नियंत्रित करना। यह कदम निस्संदेह सराहनीय और दूरदर्शितापूर्ण है, क्योंकि उच्च शर्करा स्तर की समस्या आज वयस्कों से लेकर बच्चों तक को प्रभावित कर रही है। सीबीएसई के अनुसार पिछले दशकों में बच्चों में टाइप 2 मधुमेह के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले यह बीमारी केवल वयस्कों वृद्धों में देखी जाती थी, अब बच्चों में देखी जा रही है। और आप देखते हैं कि लेकिन अब छोटे बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिसके पीछे कई कारण हैं और जिनमें बच्चों की जीवन शैली, खान पान, रहन सहन और शारीरिक गतिविधियों में हुई परिवर्तन शामिल है। पिछले कुछ दशकों में बच्चों की आदतों में काफ़ी आप देखते हैं कि बदलाव आया है। पहले की पीढ़ी स्वस्थ और संतुलित खान पान पर ध्यान देती थी, जबकि आज की पीढ़ी फास्ट फूड, जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ रही है। आज के बच्चे मोबाइल गेमिंग और इंटरनेट मीडिया जैसे गतिविधियों में अधिक रुचि रखते हैं और जिससे उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। जंक फूड और मोबाइल आप देखते हैं कि गेमिंग के प्रति बच्चों की बढ़ती रुचि उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सीबीएसई ने स्कूलों के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर बताया कि बच्चों में बढ़ती शुगर लेवल का मुख्य कारण शर्करा का अति सेवन है और स्कूल के आसपास स्नैक्स, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध होते हैं और जिससे आप देखते हैं कि बच्चे इनका सेवन करते हैं। जब बच्चों को पेट जंक फूड से भरे होते हैं तब तो पौष्टिक भोजन करने की उनकी इच्छा नहीं होती है। आज जंक फूड और प्रसंस्कृत पदार्थों का सेवन बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। उच्च शर्करा, उच्च स्तर से बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, दांतों की समस्याएं, रक्तचाप, पाचन संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आ रही है। और आप देखिए, अध्ययनों से पता चलता है कि 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के दैनिक कैलोरी सेवन में चीन का अंश 13% है, जबकि 11 से आप देखिए 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह 15%, जबकि इन बच्चों के लिए चीनी सेवन की अनुशंसित सीमा केवल 5% है। इससे स्पष्ट है कि बच्चे आवश्यकता से कहीं अधिक चीनी का सेवन करें। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि जंक फूड के विज्ञापन को देखने के बाद बच्चे 130 कैलोरी अधिक खा लेते हैं। ब्रिटेन में अक्टूबर 2025 से टीवी और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर जंक फूड विज्ञापनों पर आंशिक रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है और इससे बच्चों में जंक फूड के प्रति आकर्षण कम होने की संभावना है। स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग भी बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं का एक कारण है। नॉर्वे में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि स्मार्टफोन के अधिक उपयोग से अनिद्रा का जोखिम 60% तक बढ़ जाता है। तनाव भी बच्चों में मधुमेह को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्षों की उम्र में मानसिक तनाव झेलने वाले बच्चों में स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया का हर 7वां बच्चा किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। देखिए, अगर WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा बताइए? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यूनेस्को की बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक आपका यूनिसेफ होता है, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। यूनिसेफ की बात हो रही है और इसे आप लोग क्या कहते हैं? यूनिसेफ को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानना चाहिए आप लोगों को। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की बात हो रही है। 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत में भी हर 7 में से एक बच्चा अवसादग्रस्त है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए सीबीएसई द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उठाया गया एक कदम निस्संदेह प्रशंसनीय है। विद्यालय परिसर में शुगर बोर्ड की स्थापना से उन्हें अधिक चीनी के दुष्प्रभाव और स्वस्थ आहार की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा स्कूल परिसर के आसपास जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ की उपलब्धता पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जानी चाहिए। विद्यार्थियों के माता पिता, परिवार के सदस्यों को भी काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि वे समझ सकें कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है। स्कूल में नियमित अंतराल पर विद्यार्थियों का शुगर लेवल जांचा जाना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को शुगर की समस्या है उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यालयों में को मोबाइल फोन छोड़कर शारीरिक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यदि इस समस्या के प्रति एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाए तो हम सभी इससे निजात पाने में सफल हो सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, जरूर आप लोग बताया करिएगा। और मैं देखिए, आज के समय में कह रहा हूं ना कि भैया समझदार, समझाने वाला मत बनिए, समझने वाला बन जाइए आप।
और आजकल वो मारने पीटने वाला समय चला गया। बच्चों को आप कुछ बोलेंगे, बच्चे आपसे बोलेंगे, वो उतना उनमें सहन शक्ति भी नहीं बची हुई है। आजकल छोटी छोटी बातों पर आप देखते हैं बच्चे क्या कर ले रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।